नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती थानेदार भर्ती 2021 रद्द मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर में पिछले काफी दिनों से लगातार बहस हो रही। राजस्थान सरकार की तरफ से बहस कंप्लीट हो गई, चयनित थानेदारों की तरफ से बहस कंप्लीट हो गई। आज लगभग 1.5-2 घंटे प्रतिवादी की तरफ से यानी रद्द कराने वालों की तरफ से बहस हुई, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी और सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी ने बहस करी, पैरवी करी। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ आज लगातार सवाल पर सवाल प्रतिवादियों से कर रही थी। प्रतिवादी यानी सिंगल बेंच में याचिकाकर्ता थे जो भर्ती रद्द करवाने के लिए याचिका लगाई थी सिंगल बेंच में, और डबल बेंच में वो प्रतिवादी बन गए क्योंकि चयनित थानेदार और राजस्थान सरकार ने उस आदेश को चैलेंज किया अपील के माध्यम से। आज मोटी मोटी क्या बहस हुई, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि आज की बहस का और पीछे की 2-3 बहस का जो पीछे की लगभग 6-7 घंटे जो बहस हुई है उसका आपको मैं एक छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा, छोटा बने, उसमें मैं समरी बताने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ, कौन से सवाल पूछे और तमाम कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। यह सुनवाई कल 12 बजे फिर से होगी और प्रतिवादी यानी रद्द कराने वालों की तरफ से कल फिर से बहस होगी और पीछे की सुनवाइयां आप मेरे चैनल पर लाइव देखिए। और कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं वो मैंने 10-15 मिनट का वीडियो मैंने अलग से डाला है, वो भी जरूर सुनिएगा। ये वीडियो देखने के बाद सभी सुनवाई को आप थोड़ा फास्ट या आगे पीछे करके सुनना, समझ में आ जाएगा। सुमोटो जो ली गई थी आरपीसी में बदलाव को लेकर के, वो भी रिट पिटीशन टैग है जो 16/10/2025 को जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस अनूप कुमार दंड जी की बेंच ने नोटिस जारी किया, वो भी इन्हीं के साथ टैग होकर के सुनवाई हो रही है। ये मैंने सुमोटो का मेंशन क्यों किया, ये कंटेंट है, मैं बताऊंगा। पीछे वाली सुनवाइयों से पहले आज की सुनवाई पर चर्चा करूंगा, उसके बाद पीछे वाली सुनवाइयों पर चर्चा करूंगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर करें। मैंने पीछे पोस्ट करके भी बताई थी कि रद्द कराने वाले यानी प्रतिवादियों की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी ने ईडी की चार्जशीट को कोर्ट में पेश करने की एक एप्लीकेशन लगाई थी। ईडी की चार्जशीट में आरपीसी के कई मेंबर्स का नाम सामने आया और किस प्रकार से डाइनिंग टेबल पर चर्चा होती थी और व्हाट्सएप पर नाम शेयर किए जाते थे। कई महत्वपूर्ण कई राजनेताओं के नाम कुछ मीडिया ने सुबह ट्वीट किया, शाम होते होते डिलीट होकर के निकल लिए, उस पर अलग से बोलूंगा। ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाए क्योंकि आरपीएससी की और भर्ती प्रक्रिया से थी। ये जरूरी क्यों थी इस पर मैं चर्चा करूंगा। ये चार्जशीट पेश करने के लिए आज निवेदन किया गया, पहले भी 1-2 पर निवेदन किया गया, तब कोर्ट ने कहा कि जब आपकी तरफ से हम बहस सुनेंगे उस समय कंसिडर करेंगे, देखेंगे। आज जब ये सबसे पहले आर्गुमेंट किया गया तो कोर्ट ने कहा कि हम इसमें डेप्थ में, इसमें उलझाट में नहीं जाना चाहते, हम इतना देखना चाहते हैं कि इसमें क्या छंटनी हो सकती है, दोषियों निर्दोषों में क्या सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है। हम बड़े स्तर पर जाना नहीं चाहते और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ईडी की चार्जशीट पेश नहीं होगी। और काफी गर्माहट की बहस चली, लेकिन कोर्ट में बाद में ईडी की चार्जशीट पेश नहीं होगी रिजेक्ट कर दी। ठीक है, कोर्ट का अपना विवेक से ये बातें कहती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया ये सुनने के बाद कि जब मैं खुद सोच रहा था कि जब ये जरूरी नहीं है तो आरपीसी के 3 मेंबर्स, वन इज द चेयरमैन, 2 मेंबर्स मंजू शर्मा, संगीता आर्य और संजय क्षेत्रीय सिंह जी जो चेयरमैन है, उनके जजमेंट में जो रिमार्क आया है उस रिमार्क को, उस कमेंट को, उस कोट जो किया गया हो उसको रिमूव कैसे करोगे। ईडी की चार्जशीट ये बताती है कि उनके नाम ये शो किया जाता, ये शो होना चाहिए कि उनके जो नाम आए हैं उनको पीड़ा हुई है, अपील लेकर आए हैं वो। तो ये ईडी की चार्जशीट में ये क्या है। ईडी की चार्जशीट इंपॉर्टेंट ऐसे है कि कई बार जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो सीआरपीसी की जो धाराएं, तमाम जो धाराएं हैं,
इन धाराओं में जो चार्जशीट होती है उस पर इशू चलता है कि एविडेंस हो या नहीं। क्रिमिनल और सिविल में अलग अलग डिफरेंस होता है, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसकी धारा 50 के अंदर यदि कोई बयान दर्ज किया जाता है तो उसमें शपथ लिया जाता है और वो एक एविडेंस के तौर पर साबित होता है। जो बाबूलाल कटारा ने ईडी की चार्जशीट में पीएमएलए की धारा 50 के अंदर जो बयान दिया था, जो चार्जशीट में मेंशन है, वो एज ए एविडेंस पेश होता। और जो संजय क्षत्रिय सिंह जी, मंजू शर्मा जी और जो संगीता आर्य जी अपील लेकर आई थी कि हमारा नाम कैसे आया, वो सब उसमें साफ हो जाता। लेकिन खैर, मैं ये सोच रहा था कि डेप्थ का हिस्सा दूसरा मेरे मन में ये भी आया कि पेपर लीक तो हुआ, लेकिन दूसरा इंटरव्यू के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसका टेंटेड और अनटेंटेड कितना इंटरव्यू का हुआ, उसका हिस्सा क्या ईडी की चार्जशीट नहीं आएगी? किस प्रकार से नाम शेयर होते थे, तो वो क्या हिस्सा नहीं था? लेकिन ठीक है, ये मेरे मन में सवाल आते गए, मैं ये काफी गंभीर है, ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये इश्यू छोड़ते हैं। उसके बाद जब सिंगल बेंच में जब बहस हो रही थी याचिकाकर्ता की तरफ से, तब भी मेंटेनेबिलिटी जो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस है, जो याचिका विड्रॉ की गई, पहले दोबारा लगाई गई, जो डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये एक मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, याचिका को लेकर के राजस्थान सरकार ने एकलपीठ में भी विरोध किया था। और एकलपीठ ने भी एडवोकेट हरेंद्र नील जी से इन चीजों पर सवाल पूछे थे और उनकी टीम ने, सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी ने और हरेंद्र नील जी ने तथ्यात्मक पूरा जवाब दिया था। उस समय भी तीखी बहस हुई थी और यदि आपने सुना होगा तो आपको याद होगा उस समय काफी मायूस हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं जो कानूनी पेचीदगियां क्या है। उस समय मेरा वीडियो देख लेना कि क्या याचिका कानूनी पेचीदगियों में फंसकर रद्द हो जाएगी, ये बात मेरे एक वीडियो में आप सुन लेना पीछे में, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों में डिफिकल्ट था, क्योंकि विड्रॉ बिना लिबर्टी के कर ली गई, अब कर ली गई, अब लगाई गई याचिका। तो सिंगल बेंच ने कई व्यू देते हुए जो आपकी ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सिंगल बेंच ने इस बात पर, कोर्ट ने आज खंडपीठ ने, आरपी सिंह जी ने और हरेंद्र नील जी ने काफी जवाब देने की कोशिश करी, लेकिन कोर्ट कहा कि आप, जब साफ कहा प्रतिवादियों ने कि आप यदि कैलाश चंद्र पर आपको लग रहा है याचिका पर कि ये डिस्क्लोज नहीं किया, तो प्रमोद वाली पर आ जाओ, उसमें तो कुछ भी नहीं है टेक्निकल ऑब्जेक्शन। और ये बात सिंगल बेंच में भी कही गई थी, भाई एक में इधर वाली याचिका खारिज करोगे तो इधर वाली आ जाओगे, और प्रमोद वाली पर आओगे तो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, जो मेंटेनेबिलिटी सारी खत्म हो जाएगी, तो बाद में मेरिट वाले पर जजमेंट अपने आप आ जाएगा। तो ये बात कहने की कोशिश की गई, लेकिन हाईकोर्ट खंडपीठ ने कहा कि हमने पूरा एक दिन, लगभग काफी घंटे राजस्थान सरकार की अपील पर एजी से हमने इस ऑब्जेक्शंस है मेंटेनेबिलिटी पर हमने सुना है, तो क्यों ना आपसे हम इसका जवाब तो लेंगे। और ये बात वाजिब भी है, जब सरकार ने पूरे एक दिन इस पर बहस करी है तो इस पर एक जवाब तो लिया जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरिट पर बहस कल 12 बजे होगी, आज लगभग टेक्निकल ऑब्जेक्शंस पर थी। और एक कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि जब सभी पक्षों को सुना जाता है तो सभी पक्षों के से सवाल पूछे जाते हैं, और सभी पक्षों से सवाल डिटेल में पूछे जाते हैं और उन पर दोनों तरफ से वो तमाम चीजें की जाती हैं। सिंगल बेंच में भी ये हुआ था, और कोई भी सुनवाई देखोगे तो वहां पर होता है। कई बार कोर्ट ऐसा भी होता है कि पूरी सुनवाई होने के बाद भी ये पता नहीं लगता है कि फैसला किधर जाएगा, व्यू नहीं आता है, दोनों तरफ से तीखे सवाल पूछ के छोड़ देते हैं, पता ही नहीं लगता बहस किधर जा रही है, फैसला क्या आएगा। जो ये बहुत सारे होते हैं, तो ये चीजें हैं। तो इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें सिंगल बेंच का जजमेंट आपके पक्ष में, इस ऑब्जेक्शंस पर, इन पर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट और तमाम बातें कही हैं, हम इसको एग्जामिन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम इस इश्यू को भी एग्जामिन करेंगे। और कोर्ट ने साफ कहा कि टेंटेड और अनटेंटेड, जो दोषी निर्दोषी है, जो उसको छंटनी करना और सिस्टमेटिक फेलियर हुआ या नहीं हुआ, इस पर कोर्ट 2 इन डेफिनेशन पर डिटेल में
बहस सुनेगा और ये मेरिट के बेसिस पर बहस होगी। लेकिन कोर्ट ने, आज का वीडियो सुनना, कोर्ट ने कहा कि इश्यू ऐसा नहीं है, इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इश्यू इंपॉर्टेंट होना और इसको तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट पर भी जाता है। लेकिन कोर्ट आज काफी गंभीर सवाल पूछ रहा था। तो जब सरकार की दो रिपोर्टें आई थी और किस प्रकार से टर्न हुआ, किस प्रकार से, उस पर सरकार से भी थोड़े तीखे सवाल हो जाते तो अच्छा हो जाता। कोर्ट ने राजस्थान सरकार के एजी को कहा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस भर्ती की, एसओजी से आप एसआईटी से आप एफिडेविट के तौर पर हमें दें। अब मेरे एक मन में सवाल आया कि जब सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही थी तब एसओजी के हेड इधर आर्गुमेंट कर रहे थे, पूरे बता रहे थे, और सरकार इधर कर रही थी, काफी कॉन्ट्रेरी, और ये साफ लग रहा था कि भर्ती रद्द ना, और एसओजी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही थी। उसके बाद एसओजी के हेड चेंज हो गए। एसओजी ने पहले जो सेकंड रिपोर्ट दी थी वो आप पीछे की सुनवाइयों में सुन लेना, सील बंद लिफाफे में दी थी, जो पिटिशनर के फेवर में बार बार ये बात हरेंद्र नील जी बता रहे थे कोर्ट को। तो अब जो नए एसओजी के हेड आए हैं वो क्या बना करके देंगे, छंटनी हो सकती है या नहीं हो सकती। प्रेजेंट स्टेटस पर अच्छा होता है कि एसओजी एसआईटी के हेड को बुला लिया जाता, ट्रायल कैमरा ही हो जाता। सरकार जो खुद कैबिनेट में सब कुछ बदल रही है तो वो थोड़ा उम्मीद कम लगती है कि एसओजी से जो उसका इंडिपेंडेंट आ जाएगा डायरेक्शन में, पता नहीं क्या घालमेल बनकर के वो क्या कहा जाएगा एसओजी की तरफ, क्योंकि सरकार की एजेंसी एसओजी है, कोई इंडिपेंडेंट संस्था तो है नहीं, कोई जुडिशरी तो है नहीं। तो सरकार की एजेंसी है, गृह मंत्रालय के अंडर में ही आती है, तो सारी चीजें वही हैं। तो आप देखते हैं कि क्या सरकार एफिडेविट देती है। सरकार जो आर्गुमेंट कह रही है, सरकार कैसे एफिडेविट में कह देगी कि हम इसको अलग नहीं कर सकते, सब कुछ बदल भी दिया गया है। तो कई मन में सवाल आते हैं, कई चीजें होती हैं जो इन आर्गुमेंट से हट करके हैं। अब जो आपके मन में जो आज लगभग यही हुआ, और टेक्निकल ऑब्जेक्शंस और उस पर जो रेस जुडिकेटा है, रेस जुडिकेटा वही है कि आप एक बार याचिका जिस सेम प्रेयर के साथ लगा दी तो आप बार बार नहीं आ सकते। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रकार के फैसले हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी है, तो उसको लेकर के काफी तर्क और बहस हो रही थी, और कोर्ट और सरकार का यह था कि वो बार करती है, आपको प्रतिबंधित लगाती है, आप नहीं आ सकते। लेकिन उसी समय मेरे मन में सवाल आया कि क्या इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि चीटिंग से लोग नौकरी लगे, यदि कोई इंटरव्यू तक भी पहुंचा है तो उसका फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो ही रहा है ना, उसको आर्टिकल 14-16 कहां मिल रहा है। तो जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो क्यों नहीं आ सकता, वो रेस जुडिकेशन कैसे लगेगा। अब कोर्ट कहे, अब आर्टिकल 32 में आई तो वहां पर, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है तो आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर जाता है, तो इसमें भी तो फंडामेंटल राइट का आता है, तो इसमें रेस जुडिकेट वाला कैसे अप्लाई हो सकता है। ये मन में सवाल आ रहा है। अब कोर्ट क्या करता है, मैं भी सोच रहा था कि ये चीजें रेस जुडिकेटा, क्योंकि नया सारा मटेरियल आ गया, हालांकि उसमें लिबर्टी नहीं थी, तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा इसमें क्या होगा। मैं एक अपन अलग नजरिया होता है, कोर्ट दोनों पक्षों को सुन करके सुनता है। अब जो पीछे की सुनवाइयों का थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूं। पीछे की सुनवाइयों में जो सुनवाई हुई उसमें आरपीएससी की तरफ से जब संजय क्षत्रिय सिंह जी की तरफ से जो वकील दलील दे रहे थे, तब हाईकोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी की। वो आप वीडियो 10-15 मिनट वाला जरूर देखना, वो सुनवाई आपको समझ में आ जाएगी। एक बहुत गंभीर टिप्पणी थी कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी हमेशा कंट्रोल्ड रहती है, और आरपीएससी क्या कोई आज तक इस प्रकार से पेपर लीक होने पर भर्ती रद्द नहीं करी। ये क्यों रद्द नहीं करी, जब आपके पास एसआईटी के एसओजी की पहली रिपोर्ट और एजी ओपिनियन कैबिनेट सब कुछ था, तो आपको कर देनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करी। दूसरी जो गंभीर टिप्पणी की, कोर्ट ने सवाल पूछा कि जब राजस्थान सरकार अपील लेकर
हाईकोर्ट खंडपीठ में आ रही है, चैलेंज कर रही है सिंगल बेंच के, आरपीएससी चैलेंज क्यों नहीं कर रही? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न था कि भाई परीक्षा कराने वाली वो संवैधानिक संस्था बताई जाती है आरपीएससी, तो अपील में तो उसको आना चाहिए था सिंगल बेंच के, आरपीएससी तो आई नहीं रही। तो इसी पर कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी अपील लेकर क्यों नहीं आई सिंगल बेंच के आदेश को? सरप्राइज, आश्चर्यचकित बताया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि मैं सरप्राइज हूं कि आरपीएससी चैलेंज नहीं कर रही, और सारी रिपोर्टें थी क्या आज तक आरपीएससी ने रद्द नहीं करी क्या भर्ती? ये क्यों नहीं करी? सब कुछ आपके सामने था। काफी गंभीर टिप्पणियां की। और जब मंजू शर्मा जी की तरफ से दलील दी गई थी, आप सुनना वो वीडियो, कोर्ट ने साफ कहा कि मंजू शर्मा जी की तरफ से दलील दी गई कि हमने रिजाइन कर दिया और हमने कुछ गड़बड़, तो कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब आपने रिजाइन किया, ये मानते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको लगा है तभी, नहीं तो रिजाइन कौन करता है ऐसे आरोप लगने से? आपने तो वो वीडियो जरूर सुन लेना, एक्चुअल में क्या रिमार्क किया आपके समझ में आ जाएगा। ये काफी गंभीर टिप्पणियां हैं जो काफी कुछ शो करती हैं। राजस्थान सरकार ने वो जो दोबारा जो सांख्यिकी विभाग से जो डेटा रखा था उसको रखा। वो क्यों रखा कि नीट वाले मामले में आईआईएम आईआईटी से उस समय चंद्रचूड़ साहब ने ऑर्डर दिया था, और नीट मामले में भी यही आया था कि किस किस राज्य जिले से कितने लोगों का चयन हुआ, पीछे आंकड़े सेम जो मेथोडोलॉजी अप्लाई करके इन्होंने हर जिले वाइज एसआई कौन सी किस भर्ती में 2016, 21, 12, 13 जो भी पीछे की हुई सबका वो डेटा नीट वाले फैसले से मेथोडोलॉजी अप्लाई करके इन्होंने वो रखने की कोशिश करी। कोर्ट काफी गंभीर टिप्पणी यह भी करता रहा जब सरकार की तरफ से चयनित थानेदारों की तरफ से जब दलीलें दी जा रही थी कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टमेटिक फेलियर। जब आरपीएससी के मेंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, बाबूलाल कटारा 6 भर्तियों में है, उसको जिम्मेदारी है, वो इंटरव्यू का मेंबर बन रहा है, तो बाद में सिस्टमेटिक फेलियर का मतलब क्या है? यह भी काफी गंभीर सवाल पूछा गया। जब सरकार की तरफ से पहले दिन उन ऑब्जेक्शंस पर मेंटेनेबिलिटी पर जब दलीलें दी गई थी, कोर्ट ने काफी कहा कि कई बार उस दिन की सुनवाई के लास्ट में सुनना, कोर्ट ने कहा कि कई बार कानूनी पेचीदगियों में और ये चीजों में हो जाता है और ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले को आप पे कोर्ट आने से रोक दो और क्या हाईकोर्ट बाउंड है क्या आर्टिकल 226 की। तो उस दिन ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई टेक्निकल ऑब्जेक्शंस पर, हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा, आज जैसे पूछ रहा था वैसे उनसे भी पूछा। दूसरे दिन आप देखना जो चयनित थानेदारों की तरफ से टेक्निकल ऑब्जेक्शंस पर खास कोई दलील नहीं दी गई बड़े स्तर पर। बाकी आप वो वीडियो सुन लेना, क्योंकि उनको लगा कि शायद टेक्निकल ऑब्जेक्शंस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ लिया इसलिए नहीं दी होगी, बाकी तो उनका मुझे नहीं पता। मुझे एक ऐसा आइडिया सा लगा। कोर्ट ने साफ पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टमेटिक फेलियर, प्लीज एड्रेस, इसके एस्पेक्ट पर आप बताओ क्या है बाबूलाल कटारा। तो ये कई सवाल हैं जो ये कोर्ट ने उनसे पूछा था। और सील बंद लिफाफे में जो सेकंड रिपोर्ट दी गई थी, इसको लेकर भी आप पीछे की सुनवाई सुनोगे, जब चयनित थानेदारों की तरफ से जब दलीलें दी जा रही थी कि जो लोग नौकरी छोड़कर आए हैं, ये आए हैं, वो आए, तब इसी हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि सिमिलर इश्यू वेस्ट बंगाल, जो कई लोग कमेंट कर रहे थे, वो सिमिलर इश्यू वेस्ट बंगाल का जो टीचर भर्ती वाले मामले से कर रहे थे कि वहां पर भी लोग नौकरियां छोड़ करके आए थे, तो उससे रिलेट करके कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि और कि सेम इश्यू वही था, वहां पर भी लोग छोड़ के आए थे। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि जो छोड़ के आए हम उस पर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हम भी ऑर्डर पास कर देंगे, उस मैटर को देखेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसर्न करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि उस पर ऑर्डर भी तो कर सकते हैं कोर्ट यदि छोड़ के आए। कोर्ट ने यह भी कहा छोड़ के भाई उन्होंने चॉइस करी, सब कुछ सामने था। तो ये कई चीजें रखी गई। और इंटरव्यू का भी किस प्रकार से कपड़े पहन के आ जाना है, इसको लेकर भी कोर्ट में हुई। और कोर्ट ने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन के हेड की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस प्रकार से पेपर लीक हुआ है जब संजय क्षत्रिय सिंह और उनकी तरफ से जब दलीलें दी जा रही थी, कोर्ट ने साफ कहा कि इंस्टीट्यूशन का हेड होते हुए आप चेयरमैन थे, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और सिस्टमेटिक फेलियर क्या होता है? तो कोर्ट ने कई गंभीर सवाल पूछे और रिमार्क्स और फाइंडिंग को लेकर के कोर्ट ने काफी उस पर सवाल पूछते हुए कहा। और
अब मैं यही वो सोच रहा था कि सुमोटो वाली फाइल पर आप कैसे उस पर ईडी की चार्जशीट वाले में सुमोटो वाली फाइल टैग है, यदि उसको टैग करते हुए उसके साथ में जजमेंट आएगा तो ईडी की चार्जशीट के बगैर आरपीसी संशोधन और तमाम चीजों पर कैसे आएगा, पता नहीं कोर्ट कैसे क्या करेगा, कोर्ट है भाई। तो कोर्ट ने बार बार ये साफ कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कि कितना व्हाट्सएप पर ग्रुप हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटी को लेकर भी कोर्ट ने जब चयनित थानेदार सरकार की तरफ से दलीलें दी गई वो भी काफी गंभीर थी। कोर्ट ने जब सरकार और चयनित थानेदारों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी तब कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी कि सपोज कीजिए कि आज चल रहा है, हमने भर्ती बचा दी, टेंटेड और अनटेंटेड दोषी और निर्दोषी छंटनी कर लिए, ट्रायल चला, जो आज दोषी है वो 5 साल बाद ट्रायल के बाद कोई कैंडिडेट निर्दोष होकर आता है तो वो कोर्ट आएगा और वो बोलेगा मुझे तो दोषी मानकर भर्ती से बाहर कर दिया था, मुझे फिर से पोस्टिंग दो, सैलरी दो, मेरी क्या गलती थी। तो इश्यू फिर से अगेन अराइज हो जाएगा भविष्य में। तो ये भी काफी गंभीर है क्योंकि ट्रायल चलेगा, कितने विटनेस है, बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा, कौन दोषी कौन निर्दोषी होगा। तो उस समय जो बाद में एक बहुत बड़ा ये भी कोर्ट ने काफी गंभीर ऑब्जर्वेशन था और उस समय टिप्पणी की थी, आप वो वीडियो में सुन लेना। और अब जो सरकार की तरफ से तो वही दलीलें थी कि हम छंटनी कर लेंगे और दोषी निर्दोषी सभी को छंटनी कर लेंगे, एसओजी सब कुछ कह रही है। आज की सुनवाई में भी एक एसओजी और उनकी रिपोर्ट में एक वर्ड चीफ जस्टिस साहब ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने काफी रिकॉर्ड किया कि हम इसको एक्चुअल में वो पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा, आइडेंटिफाइड कर लेंगे। ये एसओजी ने कहा कि हम आइडेंटिफाइड कर लेंगे। इस आइडेंटिफाइड वाले वर्ड का मतलब ये बताया, ये आ रहा था कि हम दोषी निर्दोषी को छंटनी कर लेंगे, ऐसा एसओजी। ये सरकार की तरफ से दलीलें जो एसओजी की रिपोर्ट पे कहा गया उसको लेकर के हुआ था। और सिस्टमेटिक फेलियर, आरपीएससी मेंबर इन्वॉल्वमेंट, तो कोर्ट दोनों तरफ गंभीर टिप्पणी करता है, दोनों तरफ से तीखे सवाल पूछे जाते हैं और जवाब मांगता है। तो ये कोर्ट जो सुनवाइयां होती हैं उसका हिस्सा होता है। और ये तमाम चीजें जो मैंने लगभग आपको बता दिया, आज हरेंद्र नील जी की तरफ से तमाम चीजें वो रखी गई कि किस प्रकार से कितनी एफआईआर दर्ज हुई, राजस्थान के किस किस जिले में, व्हाट्सएप ग्रुप में किस प्रकार से जो यूनिक बाम्बू जगदीश बिश्नोई की गैंग ने जयपुर स्कूल से पेपर निकाला, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ। अभी तो उस पर और डिटेल में बताया जाएगा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की पूरी जो ऑर्डर शीट थी, कब कब क्या हुआ, एसओजी हेड को 2 बार बुलाया गया, ट्रायल कैमरा के अंदर सब कुछ बातें सुनी गई, पूरा विस्तार से सरकार से रिकॉर्ड भी मांगा गया। तो ये भी आया, तो आज ये भी उठाया कि आपने एसओजी की सेकेंड रिपोर्ट को चैलेंज किया है क्या, फर्स्ट रिपोर्ट को, ये तमाम चीजें। तो ये सब्सिक्वेंट ये सिंगल बेंच में भी ये बहस हुई थी। और काफी लोगों का जब लाइव चल रहा था और उसके बाद भी कई लोगों का मैसेज आ रहे थे कि हरेंद्र नील जी शानदार बहस कर लेते यदि वो बोलते। तो आपको मैं एक कोर्ट का डेकोरम, एक कोर्ट का रूल और प्रोसीजर बताता हूं। जब सीनियर एडवोकेट इंगेज होता है तो वो किसी फाइल पर इंगेज होता है। सीनियर एडवोकेट अपने नाम से फाइल नहीं लगाता है, वो इंगेज होता है। जो एडवोकेट है वो सीनियर एडवोकेट को असिस्ट करता है, वो बोल नहीं सकता। जो कैलाश चंद्र शर्मा और इन याचिकाओं पर जो फाइल लगाई, जो प्रतिवादी की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील जी हैं, ये सीनियर एडवोकेट नहीं है, सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी है। जब इन फाइल पर सीनियर एडवोकेट इंगेज हो जाता है तो सीनियर एडवोकेट ही आर्गुमेंट करेगा। जो बातें रह जाती हैं, असिस्ट करना होता है, जो बताना होता है, वो अपने सीनियर एडवोकेट को बताओ। क्योंकि सीनियर एडवोकेट एक वो डेकोरम होता है, एक प्रतिष्ठा पद का रूल होता है कोर्ट का। किसी भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी आप देख लेना। और सेम इश्यू पर जब
फाइल पर इंगेज होता है। यदि हरेंद्र नील जी अलग से कोई याचिका होती तो उस पर अलग से बोलते, जिस पर सीनियर इंगेज नहीं होता तो वो खुद बहस करते। वो पूरी ड्राफ्टिंग, रिप्लाई, सारे फैक्ट, सारे सब कुछ लेके आते हैं। कल रात तक, काफी देर तक, शाम को लेट नाइट तक ब्रीफिंग इस मैटर की हो रही थी। काफी रात भर और सुबह उस पूरे फाइलिंग के, क्योंकि कितनी चार्जशीट, कितना फैक्ट, सभी आर्गुमेंट को पार्टियों के नोट करना, उनके जवाब, उनको, तो ये सारी चीजें हैं वो हरेंद्र नील जी करते हैं। वो ब्रीफिंग करते हैं, जहां जहां कमी, जहां जहां जवाब लगता है वो असिस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये जवाब दो, ये जवाब दो। ये रूल होता है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बता रहा हूं, जो काफी लोगों का वो मैसेज आ रहा था। तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग और रूल प्रोसीजर मालूम नहीं है कि क्या होता है। जब एजी बोलता है तो डबल एजी, आप देखे होंगे जो विकांशा जी चुपचाप खड़े थे और असिस्ट ही कर रहे थे, एजी बोलता है तो डबल एजी भी पास में खड़े रहते। वो कोई अलग फाइल पर बोल सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखे होंगे, जब ममता बनर्जी वाला केस चल रहा है आज, वो ईडी वाला, उसमें सॉलिसिटर जनरल बोल रहे थे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू जी अलग थे। तो वो अलग फाइल पर थे, वो अलग फाइल पर थे। यदि उस फाइल पर जब सॉलिसिटर जनरल बोल रहा है तो एडिशनल नहीं बोल, तो ये डेकोरम होता है, थोड़ा एक रूल प्रोसीजर का होता है। तो इसलिए मैं वो आपकी जानकारी के लिए बता रहा था। और सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी सिंगल बेंच में बहस करी। आपको मालूम है पूरी ड्राफ्टिंग, रिप्लाई, सारी चीजें, जजमेंट लाना, रिसर्च करना, सारे जवाब तर्क, वो सारे हरेंद्र नील जी करते। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लगभग, काफी लंबा टाइम हो गया, लगभग मैंने मोटी मोटी बातें बताने की कोशिश करी है। और वेस्ट बंगाल का जजमेंट सभी पार्टियां रख रही हैं और सभी अपने अपने सरकार और चयनित थानेदार कह रहे हैं उसमें लीक, बहुत बड़े स्तर पर लीक हो गया था, ओमार शीट का, ये तमाम का, ऐसा यहाँ नहीं हुआ, तमाम नहीं। मैं भी सोच रहा था कि आज इतने 2021 की भर्ती है, 2026 आ गया, 25 आ गया, आज का ये एप्पल, इतनी सिक्योरिटी, इतने ग्रुप, क्या बचा होगा, सब कुछ डिलीट। ये जब चयनित थानेदारों की इस तरफ से दलील दी जा रही थी तब ये बात नोट की गई थी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हवाला दिया जा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर, एग्जिस्ट कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो डिलीट हो गए। तो बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को लेकर भी कोर्ट इसीलिए सवाल कर रहा था कि आगे और भी, अभी गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, आगे कितनी क्या है। तो अभी एसओजी की तरफ से, एसआईटी की तरफ से प्रेजेंट स्टेटस रिपोर्ट सरकार क्या पेश करती है, ये भी डिपेंड करेगा फैसले के लिए कि वो क्या लेटेस्ट रिपोर्ट पेश करता है। और तमाम कल मेरिट, कल बहस पर डिपेंड करेगा कि कल और क्या चीजें रखी जाती हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें।